हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आईसीएससी क्लास 7 का ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। तो बच्चों, आज का जो ये हमारा सुपर इंपॉर्टेंट और सुपर एक्साइटिंग टॉपिक है ना, ये हमें अपनी आसपास की लहराती हुई हवा के बारे में बहुत कुछ बताने वाला है। तो हमारे आसपास जो हवा है, जिसे हम रोज फील करते हैं, सांस लेते हैं, एकदम लहराते झूमते जाते हैं इस हवा में, ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं और ये हमें प्रोटेक्शन भी देती हैं। किससे? वो जो स्पेस में चीजें हैं उनसे। तो बस यही सब जानना है हमें इस चैप्टर में। अब अगर हम एटमॉस्फेयर को देखें तो ये एक इनविजिबल शील्ड है जो अर्थ को सराउंड करती है, और जो हवा में डेंजरस रेडिएशंस है ना, हमें उनसे भी बचाती है। तो ये सिर्फ हमें उन डेंजरस रेडिएशन से नहीं बचाता, बट टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, और हमें जिंदा रखने में भी इस एटमॉस्फेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसमें सबसे खास बात पता है क्या है? ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें कुछ लेयर्स हैं, और ये लेयर्स हमें स्टॉर्म से बचाती हैं, ये लेयर्स हमें मिटियोर्स से बचाती हैं, और ये लेयर्स इवन कम्युनिकेशन सिग्नल्स भेजने में भी हेल्प करती हैं। तो क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये बिल्कुल एक स्पेस मिशन जैसा है? एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही समझ लो। तो तैयार हो जाओ एक ऐसी जर्नी के लिए जहां पर हम एटमॉस्फेयर के हर राज को समझेंगे, हर सीक्रेट को डिकोड करेंगे, उनकी गैसेस, उनकी लेयर्स और बहुत सारे शॉकिंग सीक्रेट्स। सो लेट्स डाइव इनटू दिस अमेजिंग वर्ल्ड दैट इज राइट अबव आवर हेड्स but we rarely notice। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि why is our earth so special? आप मुझे बताओ, हमारी अर्थ क्यों स्पेशल है? क्या आपने कोई और ऐसा प्लैनेट सुना है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है? मैंने तो नहीं सुना। आपने सुना है क्या? तो मुझे नाम जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो अर्थ इसलिए बहुत खास है क्योंकि इट इज द ओनली प्लैनेट टू सपोर्ट लाइफ। So one big reason is the atmosphere is the blanket of gases that surrounds our planet। ठीक है, तो हमारी जो अर्थ है ये एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर, सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है बेसिकली जहां पर लाइफ पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमारे पास एक ब्लैंकेट है। जैसे ठंडी में हम एक ब्लैंकेट लेके सो जाते हैं ना, बिल्कुल हमारे आसपास एक ऐसा ब्लैंकेट है, और ये जो ब्लैंकेट है ये हमें प्रोटेक्ट करता है। सो ये ब्लैंकेट जो है इसे हम बुलाते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है हमारे अराउंड एयर का। तो एयर का एक ब्लैंकेट जो अर्थ के अराउंड है, दैट ब्लैंकेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। व्हाट आर द फंक्शंस? तो इसके जो मेन फंक्शंस हैं, दैट इज टू शील्ड अस फ्रॉम द हार्मफुल सन रेज। ठीक है, उसमें आती हैं अल्ट्रावायलेट रेज। तो ये हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। तो हमें पता है कि अल्ट्रावायलेट रेज आर वेरी हार्मफुल टू अस बिकॉज इससे अलग अलग तरह की डिजीजेज, इवन कैंसर भी अल्ट्रावायलेट रेज से ही होता है। दे आर वेरी हार्मफुल टू us, even plants and other animals. So it helps to maintain the comfortable temperature। पढ़ेंगे आगे कैसे, लेकिन एक जस्ट बता देती हूँ कि ये जब सन रेज हमारे अर्थ स्पेस में एंटर करती हैं, इस एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, जब सन सेट हो जाता है तो उस टाइम पर ना कुछ रेज जो होती हैं वो वापस चली जाती हैं। ठीक है, दे गो बैक। लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर, ये जो हमारा ब्लैंकेट है, ये कुछ रेज को ट्रैप करके रखता है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ सनसेट के बाद, या वो जगह जहां पर सूरज नहीं है उस टाइम, वो फ्रीजिंग कोल्ड नहीं होती है। देन इट कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज असेंशियल फॉर लाइफ। तो ये तो हमें पता ही है कि हमारी हवा में 21% इज ऑक्सीजन which is very essential for our life। Now it is the invisible layer, this invisible layer is held close to earth by a force of gravity। अब
ये जो ब्लैंकेट है ना अर्थ का, ये ब्लैंकेट जो है ये अर्थ के अराउंड ही क्यों रहता है, मतलब ये इधर उधर क्यों नहीं भाग जाता, कभी मार्स के पास चला गया, कभी वीनस के पास, कभी ज्यादा मन हुआ तो मरकरी तक घूमाए या और पीछे सैटर्न यूरेनस तक चले गए। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल पुल है, हमने पढ़ा है राइट, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ग्रेविटी के बारे में। तो ये जो ग्रेविटी है ना, ये ग्रेविटी इस एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ खींचती है, तो मतलब अर्थ के अंदर की तरफ को खींचती है, जिसकी वजह से ये जो ब्लैंकेट है ये हमेशा अर्थ को सराउंड करके रखता है। करेक्ट? तो सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट लगा, कहीं कुछ समझ नहीं आया तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे पूछना है या फिर लर्नो हब स्वयं में अपनी क्लास को बुक करना है। तो एक चीज बताऊं, अगर हमारे आसपास ये एटमॉस्फेयर ना हो तो वी विल बी एक्सपोज्ड टू द डेंजरस रेज, वी विल बी एक्सपोज्ड टू द वेरी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, बहुत गर्मी या फिर बहुत सर्दी, इवन यहाँ पर जो टेम्परेचर स्विंग्स है ना वो इतने ज्यादा हो जाएंगे, वाटर पूरी तरह इवेपोरेट हो जाएगा और अर्थ पता है कैसी बन जाएगी, जैसे कि मून है। तो अर्थ में काफी सारी चीजें जो है, जो एक बैलेंस बना हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इनविजिबल ब्लैंकेट विच इज सराउंडिंग आवर अर्थ। करेक्ट? नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर किन चीजों से बना होता है? सो एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ समथिंग विच इज मेड ऑफ बेसिकली कलरलेस एंड ओडरलेस मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो बहुत सारी गैसेस हैं और ये गैसेस बिल्कुल भी इनका कोई कलर नहीं है, इनका कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो अगर आप अपने आसपास देखो, ठीक है, आपको शायद अपने आसपास खिड़की या आपके घर की दीवार पर टीवी लगा है या फिर कोई फ्रेम लगी है, आपको वो दिखाई दे रहा है, बट आप बहुत क्लियरली उन चीजों को देख पा रहे हो क्योंकि ये जो पूरी इनविजिबल शील्ड है ना, इसमें कोई कलर नहीं है, ठीक है। स्मेल करो करो, थोड़ा स्निफ करो, मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही, आपको आ रही है। तो इसी तरह हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी कोई भी स्मेल नहीं है, ये एक स्मेल लेस एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है। सो इट इज अ मिक्स ऑफ गैसेस दैट इज सराउंडिंग द अर्थ एंड इट प्रोटेक्ट लाइफ एंड सपोर्ट ब्रीदिंग, वेदर एंड क्लाइमेट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस, कौन कौन सी मेजर गैसेस हैं? तो मेजर गैसेस में आती हैं ये दो, कौन सी हैं? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो नाइट्रोजन इज द मैक्सिमम जो 78% है एंड 21% इज द ऑक्सीजन। इसके सिवा जो 1% बचता है, दैट 1% इज कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम 0.03% बोलते हैं, जिसका अभी क्योंकि ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन इसका जो अमाउंट है हमारी एटमॉस्फेयर में, मतलब परसेंटेज जो है वो बढ़ती जा रही है, तो अब ये 0.04 तक भी पहुंच चुकी है। सो आर्गन, हीलियम, देन हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स, इवन अपने आसपास आप डस्ट, स्मोक देखते हो, सो दीज ऑल कॉन्स्टिट्यूट 1% टू आवर एटमॉस्फेयर, राइट। तो ये पूरा जो ग्राफ है, ये पाई चार्ट है, ये आपको कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस के बारे में ही बता रहा है। अब जहां पर हम नाइट्रोजन को देख रहे हैं कि वो मैक्सिमम परसेंटेज में है, दैट इज 78%, बट क्या हमारे लिए नाइट्रोजन हेल्पफुल है? तो ऑफ कोर्स ब्रीदिंग में तो नहीं है, हम सांस जब लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, उस सांस में नाइट्रोजन नहीं चाहिए, बट स्टिल इट हेल्प्स इन टू कंट्रोल फायर एंड रिएक्शंस इन द बॉडी। विदाउट नाइट्रोजन it would be too reactive, like science experiment has gone wrong, ठीक है। तो मतलब अगर हमारे आसपास नाइट्रोजन ना हो तो जो भी रिएक्शंस हमारे एटमॉस्फेयर में हो रहे हैं वो इतने ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे कि यहाँ पर ना वो गलत हुए साइंस एक्सपेरिमेंट की तरह ना एक्सप्लोजन्स देखने को मिलेंगे, हमें स्पार्क्स देखने को मिलेंगे। तो इसलिए नाइट्रोजन इज 78%, बट ये काफी हद तक हमारे एटमॉस्फेयर को और हमारे आसपास की हवा को बैलेंस रखती है। अगर आपने डीएनए सुना हो, ठीक है, अभी तो आप क्लास 7 में हो तो सुना ही होगा, तो डीएनए जो होता है, जो हमारी बॉडी में हमारे सेल्स में होता है, इवन दिस डीएनए इज हैज सम क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, पढ़ोगे आप 9th-10th में जाकर। नाउ कमिंग ऑन टू हाउ द एटमॉस्फेयर वर्क्स विद हाइट। अब जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, एटमॉस्फेयर कैसा होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, तो अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, सो इट इज थिकर एंड डेंसर नियर द अर्थ सरफेस। तो जहां पर आप अभी हो ना,
आपके जो आसपास हवा है ना वो बहुत ज्यादा डेंस है और उसमें वो काफी ज्यादा थिक भी है, ठीक है। तो डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब एक छोटे से स्पेस में अगर आप ये लेते हो, ठीक है, मैं कुछ ऐसे बनाती हूँ, ठीक है, ऐसे हम ऊपर को जाते जा रहे हैं, इनको लेयर समझ लेना एटमॉस्फेयर की। तो अगर ये अर्थ के पास वाली लेयर है, यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, राइट। अब इसके ऊपर गए तो डेंसिटी थोड़ी कम हुई, उसके ऊपर गए तो डेंसिटी और थोड़ी कम हुई, और उसके ऊपर गए तो डेंसिटी और कम हो गई, करेक्ट। इट बिकम्स थिनर एंड लाइटर एज वी मूव हायर। तो इवन माउंटेन्स में, जब हम एयरप्लेन्स में होते हैं या फिर हम स्पेस में होते हैं, तो वहां पर ये एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेजेंट होता है, बट दिस एटमॉस्फेयर इज थिनर एंड इट इज लाइटर, करेक्ट। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रेविटी? ग्रेविटी क्या है? तो ग्रेविटी का रोल क्या है बेसिकली? तो ग्रेविटी जो है वो अर्थ, इट पुल्स अर्थ एयर क्लोज टू द अर्थ। क्योंकि ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये एक इनविजिबल फोर्स है, तो ये एटमॉस्फेयर को ना अपनी तरफ खींचती है, कीपिंग द एटमॉस्फेयर इन प्लेस। इसीलिए तो वो कभी मार्स, सैटर्न, जुपिटर के पास हमारा एटमॉस्फेयर घूमने नहीं जा सकता, क्योंकि उसको उसकी ममा अर्थ ने स्ट्रिक्टनेस रखी है और अपनी तरफ खींच के रखा है कि मेरा बेटा है, मेरे पास रहेगा, ठीक है। नाउ दिस पुल causes the weight of air to push down and this is called the air pressure. अब इसी पुल की वजह से it causes weight of air to push down. इसीलिए ये जो हवा का वेट है ना, ये हमारे अर्थ पे प्रेशर बनाता है और इस प्रेशर को ही हम बुलाते हैं एयर प्रेशर। इवन हम इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो हमने ये फिजिक्स में भी पढ़ा था, मैंने तो पढ़ाया है, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो जाके देख लेना प्रेशर वाले चैप्टर की। तो हमारे ऊपर ना एक एयर कॉलम है जो हमें ऊपर से ना ऐसे नीचे की तरफ को पुश कर रहा है, मतलब अंदर की तरफ को। लेकिन अब मुझे ये बात बताओ, इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है, इतने ज्यादा गैसेस हैं, मतलब ऊपर पता नहीं कितनी दूर तक 150 किलोमीटर तक इतना ज्यादा प्रेशर ऊपर से पड़ रहा है, तो हम ऐसे एकदम ऐसे श्रिंक क्यों नहीं हो गए इस प्रेशर की वजह से? बताओ। मैंने फिजिक्स के चैप्टर में भी समझाई है ये बात कि हम इसलिए श्रिंक नहीं हो गए क्योंकि हमारे अंदर भी, बॉडी के अंदर भी कुछ है जो उसको बैलेंस कर रहा है। अब वो क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितने अच्छे से आपने वो चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो पहले तो हम दो मेजर गैसेस डिस्कस करेंगे, विच इज नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन विच इज 21%। तो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन अगर देखा जाए तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, आप प्लांट्स को ले लो, एनिमल्स को ले लो, ह्यूमंस को ले लो, आप किसी को भी ले लो, नाइट्रोजन सब में होती है। देन इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम भी, नाइट्रोजन हमारी बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में हेल्प करती है। देन ऑक्सीजन इज 21%। अब ऑक्सीजन ऑल्दो इट इज कलरलेस, टेस्ट करो, कोई टेस्ट आ रहा है हवा का? मुझे तो नहीं आया, तो इट इज टेस्टलेस ऑल्सो, ठीक है। तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन एक टेस्टलेस गैस है। सो इट इज वाइटल फॉर ब्रीदिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारे लिए, इवन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम सब के लिए ब्रीदिंग के लिए चाहिए, इवन दिस इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। ऑल्दो ये ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, बट ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस होता है, राइट। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एक सेल होता है, वो ऑक्सीजन लेता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इन शॉर्ट जो मैं आपको बताऊं, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, अपनी बात करें, हम सबको रेस्पिरेशन के लिए किस चीज की जरूरत है? हमें जरूरत है ऑक्सीजन की। देन ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। सो ये क्या बनाता है? ये ओजोन भी बनाता है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो इसका फॉर्मूला हम O2 लिखते हैं, नाइट्रोजन की बात करें तो N2 लिखते हैं, वहीं पर ओजोन की बात करें तो इसको O3 लिखते हैं। मतलब अगर आप इसका जब केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे, जैसे जैसे आगे जाओगे, सो यू विल लर्न इट इज O2 + O। तो
इट बिकम्स O3। तो ये एक ऐसी शील्ड है हमारे एटमॉस्फेयर के अराउंड जो सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं होने देती है, जिसकी वजह से काफी सारी डिजीजेस से हम बच जाते हैं। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि ओजोन लेयर खराब कैसे होती है, ताकि वो एक्टिविटीज हम ना करें, बिकॉज वी हैव वेरी रिसेंटली सीन thinning of this thinning of this ozone layer in the atmosphere, which will be very much dangerous to us. Now ऑक्सीजन जो है इवन हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को दी जाती है, स्पेस सूट में, मरीन सूट्स में, हर जगह ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इवन ऑक्सीजन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप आग नहीं जला पाओगे अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, आप ब्रीद नहीं कर पाओगे अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, आपकी कोई यहाँ पर इस अर्थ पे कोई लाइफ नहीं है अगर ऑक्सीजन नहीं होगी। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम केमिस्ट्री में करते हैं, मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। आपको एक वुडन ब्लॉक ले लेना, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा लेना कि जिससे थोड़ी एयर ब्लॉक हो जाए। आपको एक ग्लास लेना है, शीशे का ले लेना या एक बड़ा सा टम्बलर ले लेना, उसके अंदर ना एक छोटी सी कैंडल जला देना, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप वो टम्बलर या फिर कोई बाउल जो है वो उसके ऊपर उल्टा करके, जैसे यहाँ पर आपने कैंडल जलाई है, अब आपको उल्टा करके उसको ऐसे रख देना है। ध्यान क्या रखना है कि ये जो साइड्स है ना, यहाँ से किसी भी तरह से एयर अंदर एंटर नहीं होनी चाहिए उस स्पेस में, कैंडल वाले स्पेस में, ठीक है। अब धीरे धीरे देखोगे कि पहले तो कैंडल जल रही है, फिर थोड़ी सी हिलना शुरू होगी कैंडल की फ्लेम, और फिर धीरे धीरे वो बंद हो जाएगी। बंद कब होगी? बंद तब होगी जब उस एटमॉस्फेयर में, ठीक है, मैंने कैसे बताया कि ये एक कैंडल है, ठीक है, ये मैंने एक टम्बलर है, ये ऐसे लगा दिया और ये वाला जो मेरा स्पेस है वो सील हो गया। तो क्योंकि ये थोड़ी देर जलेगी, लेकिन फिर जब यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो ये कैंडल बुझ जाएगी, ठीक है। तो केमिस्ट्री और ज्योग्राफी साथ साथ चल रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट जरूर करना, लेकिन जब कोई बड़ा पास हो, सिर्फ उस टाइम पर। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हमने डिस्कस किया था 0.03% टू 0.04% होती है। तो ये भी एक कलरलेस ऑडरलेस गैस है। इट इज रिलीज्ड बाय एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पायर करते हैं, जैसे मैंने एक सेल बताया था कि अगर ये हमारा एक सेल है, सेल ने ऑक्सीजन लिया फॉर रेस्पिरेशन और इसने दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय ऑल द ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। नाउ दिस इज यूज्ड बाय प्लांट्स। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे प्लांट्स यूज करते हैं और इसको मिक्स करते हैं वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, एंड देयर इज वन मोर थिंग नीडेड, दैट इज सनलाइट। तो इस तरह यहाँ पर बनता है शुगर विच इज फूड प्लस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज। तो ये पूरा फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन है। सो इट इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड। सो इट ऑल्सो हेल्प्स टू फॉर्म द ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसेस देखें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी एक मेन गैस मानी जाती है। तो अगर हमारे आसपास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो हमारी अर्थ गर्म नहीं रहेगी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। मतलब जो सन की रेडिएशंस होती हैं जब वो अर्थ सरफेस पे पहुंचती हैं, कुछ तो बाहर चली जाती हैं, लेकिन कुछ जो होती हैं दे आर ट्रैप्ड बाय आवर एटमॉस्फेयर। और इस तरह हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो अर्थ है, वो गर्म रहती है इवन आफ्टर द सनसेट, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो हमारी अर्थ है वो एकदम ऐसे फ्रीजिंग कोल्ड बनी रहती है और लाइफ भी शायद यहाँ पॉसिबल होती नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज वाटर वेपर। तो वाटर वेपर जो होते हैं दे आर क्रिएटेड बाय इवेपोरेशन एंड देन दे आर रिमूव्ड बाय कंडेंसेशन। तो जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, तो जैसे ये वाटर बॉडी है, यहाँ पर भी जो सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो गर्म होंगे। गर्म होने की वजह से वो वाटर से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। अब ये जो वेपर्स हैं ये हमारी हवा में जाएंगे ऊपर, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे कंडेंस होते जाएंगे और ये बना लेंगे क्लाउड्स। और जब ये क्लाउड्स हैवी हो जाएंगे तो क्या आ जाएगी? बारिश। तो वाटर वेपर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है हमारे एटमॉस्फेयर का, क्योंकि इसकी वजह से ही बारिश आती है। सो इट इज वेरी क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉर प्रोवाइडिंग फ्रेश वाटर।
नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फेयर। तो अभी तक हमने कॉम्पोजिशन पढ़ी और जो भी कंपोनेंट्स हमारे हैं एटमोस्फेयर के उनकी हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर वेयर वी विल बी टेकिंग अप द लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर। सो एटमोस्फेयर की ना 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक और हम पढ़ेंगे विच इज एक्सोस्फेयर, करेक्ट। सो ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे वाली लेयर जो बिल्कुल अर्थ के, जो जहां अभी हम बैठे हैं, जो हमारे पास लेयर है ना, दैट इज द ट्रोपोस्फेयर, राइट। उससे ऊपर जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर, उससे ऊपर जाएंगे तो मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और फाइनली जो सबसे ऊपर है, सबसे बाहर वाली है, दैट इज द एक्सोस्फेयर। सो ईच लेयर हैज इट्स यूनिक फीचर्स एंड दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग अर्थ सरफेस। अब हम ये नहीं बोल सकते कि अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे हैं तो वहां पर ऑक्सीजन कंटेंट बहुत ज्यादा है इस गैस में, तो सॉरी इस लेयर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी जो है वो ऐसे ही है नहीं। अब हम 5 लेयर्स को पढ़ेंगे और आप 5 लेयर्स में देखोगे कि कैसे ये लेयर्स हमें इस प्लैनेट पर लाइफ को जिंदा रखने में हमारी हेल्प करती है, कैसे हमें सन की या बाहर की स्पेस की हार्मफुल चीजों से बचाती है। कमिंग ऑन टू द फर्स्ट वन दैट इज द ट्रोपोस्फेयर। इसे ना वेदर जोन भी बुलाते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये हमारी अर्थ है और अर्थ के बिल्कुल पास वाला जो हिस्सा है वो है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, सबसे नीचे वाली लेयर है। तो यहाँ पर बारिश, बादल, तूफान सब कुछ देखते हैं। तो ये जो आपके आसपास अगर बारिश हो रही है, आज हमारे जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहां तो बहुत बारिश हो रही है, तो जो भी बादल मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं ना, ये और कहीं नहीं, ये बेसिकली हमारे ट्रोपोस्फेयर में है, ठीक है। और जमीन के पास जो है वो टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और जैसे जैसे हम इसी सरफेस से ऊपर की तरफ को जाते जाते हैं ना, वैसे वैसे ठंड जो है वो बढ़ती जाती है, वैसे ठंडा होता जाता है, ठीक है। तो ये हमारा है ट्रोपोस्फेयर। सो इट मीन्स टू टर्न और मिक्स, विच इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ट्रोपिन। तो ट्रोपिन का मतलब होता है टू टर्न और मिक्स। सो ऑल द वेदर अकर्स हियर, जैसे कि क्लाउड्स, रेन्स, स्टॉर्म्स एंड स्नो, सब कुछ होता है यहाँ पर। देन द थिकनेस इज 8 to 18 किलोमीटर। इट इज थिनर एट द पोल्स एंड थिकर एट द इक्वेटर। तो ये जो एटमोस्फेयर है ना, वो जो बल्ज्ड आउट एकदम पार्ट होता है अर्थ का, ठीक है, मोटू सा पार्ट होता है बिल्कुल इक्वेटर के पास, बीच वाला जो अर्थ का पार्ट होता है, वहां पर ट्रोपोस्फेयर थिक होती है और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ को जाते हैं ये पतली होती जाती है और पोल्स पे तो एटमॉस्फेयर की लेयर काफी पतली होती है। तो हमने देखा है कि पोल्स पे ठंडी भी ज्यादा होती है, तो मतलब यहाँ पर एक तो सनरेज काफी स्लैंटिंग आ रही हैं और दूसरी बात कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर उतनी जो लेयर है वो इतनी थिक है भी नहीं, ठीक है। नाउ द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट, राइट। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे हर -1 डिग्री हो जाएगा 165 मीटर। तो जैसे जैसे ऊपर को जाते जाओगे हर 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम मिलेगा आपको। देन द बाउंड्री विद स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड एज ट्रोपोपॉज, ठीक है। तो इसकी जो बाउंड्री है, अगर मैं ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये है ट्रोपोस्फेयर की लाइन और इसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये जो बाउंड्री होती है ना इसकी विद स्ट्रेटोस्फेयर, इसे हम ट्रोपोपॉज करके बुलाते हैं, ठीक है। तो जो 75% हमारे एटमॉस्फेयर का मास है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के मास का 75% जो है वो है ट्रोपोस्फेयर की वजह से, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। नाउ स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर बेसिकली हमारी ओजोन शील्ड है। तो जैसे हम बात कर रहे थे ना कि हर एटमॉस्फेयर की लेयर का एक यूनिक फीचर है, कुछ अपनी तरह से वो इस अर्थ पे लाइफ को पॉसिबल करते हैं और हमें बाहर की चीजों से बचाते हैं। तो जब हमने ओजोन के बारे में पढ़ा था इनिशियली, तो हमने पढ़ा था ओजोन इज O3। तो ओजोन एक लेयर है हमारे मतलब अर्थ के अराउंड, जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचा रही है। किस लेयर में है ये? किस लेयर में हमें ओजोन शील्ड या ओजोन लेयर देखने को मिलती है? सो दैट इज द सेकेंड लेयर from bottom, which is the stratosphere. So it lies above the troposphere and below the mesosphere, and the temperature is constant in the lower part. तो इसका जो lower part है उसमें temperature constant है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ना, due to absorption of ultraviolet rays, ठीक है, तो temperature जो है ना
तो ये बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ये टेम्परेचर बढ़ता जाता है। लोअर पार्ट में स्ट्रेटोस्फेयर के टेम्परेचर कांस्टेंट है, जैसे हम 50 डिग्री से ऊपर निकलेंगे ना तो 50 डिग्री तक तो 0 डिग्री मिलेगा, उसके जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो अब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि अब यहाँ पर वो लेयर आ जाती है जो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं। तो इसीलिए इस लेयर को, क्योंकि यहाँ पर एक ओजोन शील्ड भी दिखाई देती है, तो इसे हम ओजोनोस्फीयर के नाम से भी बुलाते हैं, राइट। अब ये जो ओजोन लेयर है जिसे हम ओजोनोस्फीयर भी बुलाते हैं, सो द स्ट्रेटोस्फीयर हैज हाई ओजोन कॉन्सेंट्रेशन एट अराउंड 30 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो 30 किलोमीटर अराउंड अप्रोक्सीमेटली जो 30 किलोमीटर की हाई ओजोन कॉन्सेंट्रेशन हम देखते हैं, सो ओजोन एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन एंड दे प्रोटेक्ट living organisms from skin cancer, eye damage and many more diseases. Now coming on to a very important part कि ये वो एरिया है जहां पर आपको क्लाउड्स नहीं दिखते हैं, ठीक है। इट इज क्लाउड फ्री एंड इट इज वेरी काम, तो ऑलमोस्ट नो क्लाउड वाला रीजन है स्ट्रेटोस्फेयर, इसीलिए, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ कोल्ड ट्रोपोपॉज वाटर वेपर्स डज नॉट राइज, ठीक है। अब क्योंकि वाटर वेपर जो है वो काफी, मतलब ट्रोपोपॉज जो है जहां पर ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर का जो ये जहां पर मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो काफी ठंडा है तो वाटर वेपर ना इसके ऊपर नहीं जाते हैं, वहीं पर फ्रीज होके क्लाउड्स बना लेते हैं। सो इसकी वजह से यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर में हमें कोई क्लाउड्स देखने को नहीं मिलते हैं। अब स्टेबल एयर है एंड इट इज आइडियल फॉर कमर्शियल एयरप्लेन्स टू फ्लाई, तो यहाँ पर कोई बम्पी रोड्स, बम्पी राइड्स नहीं मिलती हैं एटमॉस्फेयर में, तो इसीलिए एरोप्लेन्स जो हैं वो जनरली, जैसे जो लॉन्ग फ्लाइट्स स्पेशली, वो तो बिल्कुल स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करना पसंद करती हैं ताकि एकदम स्मूथ फ्लाइंग हो सके। सो द स्ट्रेटोपॉज, नाउ जो अपर बाउंड्री है स्ट्रेटोस्फेयर की, सबसे पहले क्या था, ये है अर्थ, यहाँ पर है ट्रोपोस्फेयर, इसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, अब इसके ऊपर आएगी मीजोस्फेयर, ठीक है। तो ये वाला जो जोन है इसे हम बुलाते हैं स्ट्रेटोपॉज, सो इट सेपरेट्स फ्रॉम द मीजोस्फेयर अबव, ठीक है। ये है ट्रोपोपॉज जहां पर ट्रोपोस्फेयर पॉज हो गई है और स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो गई है। अब यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर पॉज हो गई है और मीजोस्फेयर शुरू हो गई है, ठीक है, समझ गए बात। अब आती है मीजोस्फेयर, तो मीजोस्फेयर वो इंपॉर्टेंट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की जिसे हम मेटियोर बर्नर भी बुलाते हैं। सो इट एक्सटेंड्स अप टू 80 किलोमीटर अबव द अर्थ, ठीक है, अर्थ के ऊपर 80 किलोमीटर तक ये है। सो द कोल्डेस्ट लेयर, it is the coldest layer, temperature can drop up to -100 डिग्री सेल्सियस। इट इज वेरी, जो एयर है यहाँ पर काफी थिन है और यहाँ पर ओजोन भी काफी कम है। जितने भी मीटियोर्स हैं दे बर्न अप हियर ड्यू टू फ्रिक्शन, सो द बाउंड्री इज कॉल्ड मीजोपॉज, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज एंड नाउ द मीजोपॉज। अब नई लेयर शुरू हो जाएगी विच इज द थर्मोस्फेयर, करेक्ट। सो अगर मीजोस्फेयर नहीं होते तो जितने भी ये मीटियोर्स हैं ना ये सारे के सारे अर्थ सरफेस पे पहुंचते और ये हमारी अर्थ को तहस नहस कर चुके होते आज तक, लेकिन थैंक्स टू द मीजोस्फेयर जहां पर ये फ्रिक्शन की वजह से जैसे ही ये मीटियोर्स आते हैं वैसे ही ये सब जल भून के एकदम राख हो जाते हैं। Now coming on to the fourth layer which is thermosphere, जिसे हम स्पेस गेटवे बुलाते हैं। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये मीजोस्फेयर के ऊपर है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर। इट इज अ वेरी थिन लेयर एंड वेरी हाई टेम्परेचर्स यहाँ पर देखे जाते हैं। वही हमने देखा कि इससे नीचे वाली लेयर काफी ठंडी और इवन हम बोलते हैं जो मीजोस्फेयर है वो कोल्डेस्ट है, लेकिन ये काफी गर्म टेम्परेचर्स, इवन 1750 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। सो दे आर हीटेड बाय द सोलर रेडिएशन, सन्स एनर्जी चार्जेस द एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इस लेयर में जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो सन की एनर्जी से चार्ज हो जाते हैं, लेकिन गैसेस जो है ना गैसेस आर सो स्प्रेड आउट दैट दे बिकम एक्सट्रीमली लाइट। अब गैसेस क्या होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं एयर जो है वो थिक थी ट्रोपोस्फेयर के पास, अब जैसे जैसे ऊपर जाते गए एयर हमारी थिन होती गई। अब इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, इसकी वजह से गैसेस अब क्योंकि स्प्रेड हो गई हैं,
सो द गैसेस हियर आर लेस डेंस। ठीक है, अब क्या काम करती हैं, तो ये जो इसके अंदर ही ना एक अपर थर्मोस्फेयर होता है जिसे हम आयनोस्फेयर बुलाते हैं। आयनोस्फेयर क्यों बुलाते हैं, आयंस के बारे में आपने सुना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, राइट। तो यहाँ पर ना काफी सारे चार्ज पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम आयंस बुलाते हैं। तो ये आयंस कम्युनिकेशन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। तो रेडियो सिग्नल्स, जीपीएस सिग्नल्स की ट्रांसमिशन में यही आयंस हमारी हेल्प करते हैं। तो आप बात समझे, तो वो जो हमने एक एक इंपॉर्टेंस पढ़ी थी एटमॉस्फेयर की, वो हर एक पॉइंट हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्फीयर में देखा है। और हमने ये देखा है कि कैसे हर एक लेयर जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द पार्ट ऑफ दिस लेयर इज वेयर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ। तो ये वो लेयर है एटमॉस्फेयर की जहां पर एक पार्ट ऐसा है जहां पर हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं वो ऑर्बिट करती हैं अर्थ को। करेक्ट। सो आई होप आपको इतना समझ आया है। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आपको बताना है, आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना है या फिर लर्न आउट स्वयं के साथ क्लास को बुक करना है। ऑरोरास करके एक नॉर्दर्न और सर्दर्न लाइट्स होती है, वो भी इसी लेयर में होती है क्योंकि यहाँ पर ये आयंस और सन की रेज जो है वो आपस में इंटरैक्ट करती हैं। अब एक और अमेजिंग बात बताऊं, हमने पढ़ा कि ये वो लेयर है एटमॉस्फेयर की जहां पर बहुत बहुत ज्यादा गर्म होता है। मतलब यहाँ पर 1700 से भी ऊपर 1700 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। बट आपको एक बात बताऊं, अगर आप यहाँ जाओगे ना तो आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। और क्यों नहीं लगेगी, 1700 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर काफी थिन है और जो गैसेस हैं वो काफी स्प्रेड हो चुकी हैं, तो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हो चुके हैं। तो जो हीट का ट्रांसफर है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो इतना इजीली नहीं हो पाता है, इसलिए हमें यहाँ पर हीट नहीं मिलती है, मतलब नहीं गर्मी लगती है। करेक्ट। तो ये इट इज अ मिक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। नाउ द एक्सोस्फीयर विच इज द एज ऑफ द स्पेस। ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट लेयर है जो ऑलमोस्ट हमारे स्पेस में मर्ज कर जाती है। इट इज एक्सट्रीमली लो, यहाँ पर एयर प्रेशर और डेंसिटी देखा जाता है एंड इट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड हीलियम इन स्मॉल अमाउंट। यहाँ पर बिल्कुल भी ग्रेविटी नहीं है, गैसेस दे जस्ट फ्लोट अवे। ठीक है, टेम्परेचर्स गो बियॉन्ड 4000 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू सोलर रेडिएशंस। सो दिस इज वेयर द स्पेसशिप्स पास व्हेन दे लीव द अर्थ। तो ये वो एरिया है जहां से स्पेसशिप्स जो हैं वो पास होती हैं जब वो अर्थ को छोड़ती हैं। ठीक है, जब वो अर्थ से जाती हैं। तो हमने देखो अब सब पढ़ लिया, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर सब पढ़ लिया। अब बचता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्यों एटमॉस्फेयर हमारा लाइफ सेवर है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसके पास एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ब्लॉक करती है। टेम्परेचर कंट्रोलर है जो अर्थ के एवरेज टेम्परेचर अराउंड 15 डिग्री बना के रखता है, और इसके बिना अर्थ जो है वो -18 डिग्री हो जाती अगर यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता। देन इट इज हीट ट्रांसपोर्टर। तो हीट क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो हीट जो है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर होती रहती है। सो हीट मूव्स फ्रॉम वार्म एरियाज दैट इज इक्वेटर टू द कोल्डर रीजन्स कॉल्ड पोल्स। तो ऐसे ही अर्थ का इक्वेटर जो है वहां ज्यादा गर्मी होती है, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते जाते हैं ऊपर या नीचे ठंड होती जाती है। तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ भी इसी एटमॉस्फेयर की वजह से हीट का ट्रांसफर होता है। करेक्ट, तो बात समझ आ गई। नाउ देयर इज अ वाटर साइकिल कैरियर। तो वाटर वेपर्स जो है वो मूव करते हैं इन दिस एंड थ्रू एयर सर्कुलेशन दे कॉजेज रेनफॉल। देन गैस स्टोरेज। तो यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स, होल्ड्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ब्रीदिंग एंड फॉर प्लांट लाइफ। देन मटेरियल्स डिफेंस। तो ये जो मिटियोर्स का डिफेंस है विच इज डन बाय आर एटमॉस्फेयर। तो इतने सारे मिटियोर्स आते हैं, अगर वो हमारे अर्थ सरफेस को स्ट्राइक करेंगे तो हमारी अर्थ तो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इससे भी हमें कौन बचाता है, हमारा एटमॉस्फेयर। तो अब मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, सवाल का जवाब भी मैंने लिखा है, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में सोचना। सो व्हाट इफ द एटमॉस्फेयर डिसअपियर। अगर हमारा एटमॉस्फेयर डिसअपियर हो जाता है तो क्या होगा बताओ। हम ठंड से मर जाएंगे या फिर हम सूरज की रोशनी से ऐसा ना हो कि हम फ्राई हो जाए।
ठीक है। तो कोई ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम ब्रीथ ही नहीं कर पाएंगे, तो ठंड से मरना या फ्रीज होना तो बाद की बात है। देन देयर विल बी नो प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशंस और मिटियोर्स, तो इनसे भी कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी। एक दिन एक मिटियोर्स आएगा, हमारे ऊपर गिरेगा और हम सब मर जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाई दिस एटमॉस्फेयर इज सो स्पेशल टू अस एंड इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू अस। तो अब समझ आया मैंने क्यों बोला था सुपर एक्साइटिंग एंड सुपर इंपॉर्टेंट। तो अब आपको पता चला कि एटमॉस्फेयर क्या क्या करता है हमारे लिए। तो इस एटमॉस्फेयर को हेल्दी बनाए रखना भी हमारा ही काम है। So this was all from our today's session. I hope you understood all the concepts. इस पूरी पीपीटी का जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, उस पीडीएफ लिंक को ओपन करो, सारे के सारे नोट्स बहुत इजीली बन जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि और प्रॉपर नोट्स चाहिए तो लर्नो हब बट लर्नो हब की वेबसाइट पर जाओ या ऐप पर जाओ। वहां पर क्लास ICSE 7 मतलब ICSE 7 को सिलेक्ट करके आप रिवाइज नोट्स पे जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। नोट्स, वॉच वीडियोस, DPPs, ऑनलाइन टेस्ट, everything will be there. So I'll see you next time with the next video. Till then you all take care and as you all know, लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।